तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 में फेदरमोर नॉर्थ नाम की जगह पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप होती है। वो आर्कटिक आइस के अंदर फंसी हुई थी। अब इस शिप के कैप्टन का नाम है एंडरसन, जो कि अपने लोगों को शिप को बर्फ से निकालने के काम पर लगा चुका था। उसका कमांडर उसे ये कहता है कि वो ज्यादा तेजी से काम नहीं कर सकते, नहीं तो उसके लोगों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन एंडरसन कहता है कि वो लोग चाहे लगातार काम करे या फिर कैसे भी काम करें, उनको जल्दी से जल्दी नॉर्थ पोल तक पहुंचना ही होगा, जो कि उनका मिशन था। अब इस शिप को बर्फ से निकालने का काम चलते चलते रात हो जाती है और रात को एंडरसन को उसके लोग ये बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ है, यानी कि धमाका हुआ है। एंडरसन अपने लोगों के साथ वहाँ पर जाता है तो यहाँ पर उन्हें एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी मिलती है, जिसको डॉग्स या फिर वुल्फ खींचते थे, और वो टूटी हुई थी। अब ये लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो बहुत सारा खून यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन सभी कुत्ते सही सलामत थे। अब वो थोड़ी आगे देखते हैं तो उनको एक घायल व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि दर्द में तड़प रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। वो उससे पूछते हैं कि उसे हुआ क्या है और वो कुछ बताए। अब यहाँ पर कोई भी इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ पर एक भयानक मॉन्स्टर आता है, जो कि दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उससे आकार में काफी बड़ा। उसकी बॉडी सड़ी हुई सी थी, स्किन हट रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एंडरसन विक्टर को लेकर शिप पर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर शिप के ऊपर हमला कर देता है। वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद लोगों को मारने लगता है और सबसे कहता है कि विक्टर उसका शिकार है और वो लोग उसे विक्टर को दे दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करते रहते हैं। अब वो सभी इंसानों को बड़ी आसानी से मारते जा रहा था और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता कि इतने में ही एक आदमी एक बड़ी गन से उसे शूट करता है तो वो शिप के नीचे गिर जाता है। अब वो तुरंत ही खुद को हील भी कर लेता है और फिर से शिप पर चढ़ने लगता है, लेकिन अब तक सभी लोगों ने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया था। तो अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो शिप को ही धक्का देने लगता है। और आपको याद होगा कि वो बर्फ के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो उसे पलटने लगता है और बर्फ टूटने लगती है। ऊपर से एंडरसन जमी हुई बर्फ पर गोलियां चलाता है और बर्फ पहले से ही बिखर गई थी, तो अभी पूरी की पूरी टूट जाती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पानी के अंदर गिर गया था। अब एंडरसन और उसके लोग राहत की सांस लेते हैं और विक्टर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और यहाँ विक्टर का एक पैर भी नकली था। खैर थोड़ी देर के बाद में उसे होश आता है, जो कि एंडरसन से पूछता है कि उस मॉन्स्टर ने कितने आदमी मारे हैं। इस पर वो बताता है कि 6 आदमी मारे गए। तो विक्टर कहता है कि वो फिर से आएगा और सबको मार डालेगा जब तक कि उसे विक्टर वापस नहीं मिलता। अब ये सुनकर एंडरसन शॉक्ड रह जाता है और अब विक्टर उसको अपनी कहानी बताने लगता है, जिसके साथ शुरू होता है पहला पार्ट, यानी कि विक्टर्स टेल। तो विक्टर के पिता लियोपोल्ड जो थे वो एक बहुत ही बड़े सर्जन थे, जिन्होंने क्लेयर नाम की एक लड़की से शादी करी, क्योंकि वो काफी अमीर थी और उसने बहुत सारा दहेज भी दिया था। खैर उन दोनों को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने विक्टर रखा। अब लियोपोल्ड जो थे वो अक्सर शहर से बाहर ही रहा करते थे, लेकिन जब जब वो घर आते थे तो घर उनके इशारे पर चलता था। वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव, स्ट्रिक्ट और जिद्दी किस्म का इंसान था, जिनसे कि क्लेयर बहुत डरती थी। अब क्लेयर अपने दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन फिर भी वो उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया करते थे, बल्कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ विक्टर पर था, जिसको उन्हें एक सर्जन बनाना था, जिसे वो हमेशा ह्यूमन एनाटॉमी सिखाया करते। अब विक्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आकर सब कुछ सीखता रहता, क्योंकि अगर वो कुछ ना सीख पाता तो उसे वो मारा पीटा करते। हाथों पर नहीं मारते थे, क्योंकि वो सर्जरी में काम आएंगे, बल्कि वो उसके चेहरे पर मारा करते थे। अब एक दिन क्लेयर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने लगती है और बच्चे के पैदा होते ही वो खत्म हो जाती है। इससे विक्टर पूरी तरह टूट जाता है, जो खुद को संभालने कोशिश करने लगता है। खैर अब उसके पिता लियोपोल्ड अपने दूसरे बेटे का नाम विलियम रखते हैं और उसे विलियम से बहुत ज्यादा प्यार था। विक्टर एक दिन लियोपोल्ड से बात करता है कि वही क्लियर का इलाज कर रहे थे, फिर भी वो मारी गई। इस पर वो कहते हैं कि मौत पर किसी का काबू नहीं होता। तो विक्टर बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब वो मेडिकल साइंस की हर चीज को सीखेगा और सबसे बेहतरीन सर्जन बनेगा, ताकि वो मौत को भी मात दे दे, मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर सके। और आज विक्टर का दोबारा जन्म होता है। उसे एक मकसद मिल जाता है और वो पहली बार एक विजन देखता है। इसके अंदर वो एक डार्क एंजल को देखता है और वो डार्क एंजल विक्टर से बोलता है कि वो अपने पिता से भी बड़ा सर्जन बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन। जिंदगी पर मौत पर उसकी हुकूमत होगी। खैर अब समय बीतता है और क्लेयर के जो बगीचे थे जिनसे फ्रैंकेनस्टाइन परिवार की इनकम हुआ करती थी, वहाँ पर आग लग जाती है। विवाद होते हैं, जिससे कि विक्टर परिवार को बहुत लॉस होता है और उनके पास अब सिर्फ ये हवेली रह गई थी। अब विक्टर ने अपने भाई विलियम को उसके रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने निकल गया। अब साल बीते, दशक बीते और विक्टर अपनी मेहनत पर लगा रहा। साल 1855 के अंदर वो रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के अंदर उसके ऊपर एक केस चलता है, जहाँ पर वो एक मरे हुए आदमी की आधे शरीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी का हाथ उसमें जोड़ देता है, उसको जिंदा कर देता है और जिंदा होने पर वो लाश अपने हाथ को मूव कर सकती थी। इनफैक्ट विक्टर की बातें समझ सकती थी और इंसानों की तरह एक्ट भी कर सकती थी। अब
अब इसको सब लोग पाप कहते हैं क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन और उसके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन विक्टर कहता है कि अगर उनका गॉड मरे हुए को जिंदा नहीं करने दे सकता तो वो ऐसे गॉड को मानेगा ही नहीं। अब सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग से सस्पेंड हो जाता है। वो इस चीज से काफी गुस्से में रहता है कि तभी उसे हेनरिक हार्लैंडर नाम का एक आदमी मिलता है जिसने कोर्ट में उसका पूरा डेमो देखा था। अब हार्लैंडर बताता है कि वो एक आर्म्स मर्चेंट है और अभी विलियम की चिट्ठी लेकर आया है। विलियम अभी हार्लैंडर की एक भतीजी एलिजाबेथ से सगाई करने वाला है। अब 3 दिन बाद विक्टर जो होता है वो हार्लैंडर के घर जाता है, जहाँ पर वो उससे सीधा कहता है कि वो खुद आर्मी में एक सर्जन था और उसने विक्टर का पूरा डेमो ध्यान से देखा, जिससे कि वो समझ चुका है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, लेकिन अभी वो नर्वस सिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है और वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। मतलब कि जिस लाश को वो जिंदा कर रहा है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, यानी कि एक शॉर्टकट वाली चीज थी। अब वो उसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें इंसानी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके लकड़ी के प्लेट्स पर रखा गया था, और ये प्लेट है ह्यूमन्स लम्फेटिक सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही कम ब्लड फ्लो करती है लेकिन एनर्जी को स्टोर कर सकती है और बार बार उसको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज रखती है। और विक्टर ने ऐसा सोचा ही नहीं था। हार्लैंडर कहता है कि विक्टर को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो देगा, बस वो उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता देखना चाहता है और उसे अभी बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद में विक्टर विलियम से मिलता है और उसकी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ से बात करता है। एलिजाबेथ के सोचने का, चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग था और वो विक्टर से थोड़ी बात करती है जिससे कि वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है। खैर अगले दिन हार्लैंडर उसे एक अबैंडन टावर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसको उसकी लैब बनाने के लिए बोलता है और उसे जो कुछ भी चाहिए हार्लैंडर अपनी फैक्ट्री के मजदूरों से बनवा देगा। अब यहाँ विलियम भी विक्टर को असिस्ट करेगा और एक दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी ढूंढने निकल जाता है। अब हार्लैंडर ने परमिशन भी ले ली थी जिसके अंदर वो फांसी की सजा में मारे गए कैदी की बॉडी को इस्तेमाल कर सकता था। इसी बीच विक्टर एलिजाबेथ को देखता है जो कि चर्च जाती है जहाँ पर वो कन्फेशन के लिए आई थी और विक्टर काफी उत्सुक हो जाता है कि उसने क्या पाप किया होगा जो कि वो कन्फेस करना चाहती थी। अब वो चुपती से फादर के कैबिन में बैठ जाता है और उसी कैबिन के अंदर एलिजाबेथ कन्फेस करने आती है। वो यहाँ पर ये बताने लगती है कि उसे विक्टर के लिए हेट है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और हमेशा अपने चलाता है। विक्टर को ये काफी बुरा लगता है और वो पर्दा हटाकर देखता है जिसके चलते वो हेजिटेट हो जाती है। खैर अब एलिजाबेथ यहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे जाता है जिससे वो बात करता है और वो थोड़ा अपने बारे में बताती है कि उसे इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट है क्योंकि वो अलग संरचना के होते हैं। वो साइंस की बहुत बड़ी फैन है और किसी चमत्कार को ढूंढ रही है, लेकिन उसे साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार अभी तक मिला नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से हील होकर पानी से बाहर आता है और शिप के पास आने लगता है, यानी कि इसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी थी, स्ट्रॉन्ग पावर्स भी थी। अब एंडरसन के लोग उसे ये कहते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने वाला है, तो एंडरसन विक्टर को उसे सौंप दे, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है और कहता है कि विक्टर को वो कैसे भी बचाएगा। खैर अब फिर से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर विक्टर को एक लाश मिल चुकी है और वो अपना काम शुरू कर देता है। इसी बीच वो एलिजाबेथ के साथ भी थोड़ा समय बिताता है और उसको चाहने लगता है। दूसरी ओर उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था लेकिन वो उस बॉडी को जिंदा नहीं कर पा रहा था। अब हार्लैंडर उससे कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना होगा क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं और उसके फंड्स भी खत्म हो रहे हैं। विक्टर परेशान हो जाता है कि एक हफ्ते में वो कैसे इस बॉडी को जिंदा करेगा और इसी बीच वो एलिजाबेथ से अपने मन की बात कह देता है, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देती है। हालांकि मना करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो उसकी छोटे भाई की फियांसे है और उसे इस चीज का दुख भी हो रहा था। विक्टर भी अब परेशान देने लगता है क्योंकि एक तरफ एलिजाबेथ को वो पसंद करता था लेकिन अब वो उसके साथ नहीं, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ठीक नहीं चल रहा था। अब वो ध्यान लगाता है तो उसको समझ आता है कि वो बॉडी को सही से करंट नहीं दे पा रहा और वो उसकी लोकेशन चेंज करता है तो ये बॉडी जाग जाती है। फाइनली वो समझ गया था कि बॉडी को कैसे जिंदा करना है और एक हफ्ते बाद वॉर होता है तो बहुत सारे सोल्जर्स की बॉडी वो लेकर आता है। वो अलग अलग बॉडीज को काट पीट कर अच्छे अच्छे पार्ट्स निकाल कर एक बॉडी बनाता है और फाइनली तूफान वाले दिन आसमानी बिजली से उसे चार्ज करने की तैयारी शुरू कर देता है। और अभी विक्टर और हार्लैंडर यहाँ पर थे और बाकी विलियम और एलिजाबेथ यहाँ से जा चुके थे। इसी बीच उसको पता चलता है कि हार्लैंडर को तो एक जानलेवा बीमारी है जिसके अंदर वो मरने वाला है और इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है ताकि विक्टर उसके मरने के बाद उसको भी जिंदा कर सके। अब विक्टर इस चीज के लिए साफ मना कर देता है तो वो उसे लालच देता है कि वो उसे बहुत पैसे देगा, सब कुछ देगा, एलिजाबेथ तक उसकी हो जाएगी। लेकिन विक्टर साफ इनकार करता है कि उसकी बॉडी बीमारी से अंदर से सड़ चुकी है और उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो विक्टर को रोकने के लिए उसके इक्विपमेंट्स को ले लेता है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि हाथापाई के चलते वो ऊपर से नीचे गिर गया था और मारा गया था। अब विक्टर अपना सिस्टम जोड़कर आसमान की बिजली से रूम की बैटरीज चार्ज करता है ताकि उस बॉडी को शक्ति मिल सके, लेकिन वो बॉडी जिंदा ही नहीं होती और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर अब विक्टर अपने रूम में जाकर सो जाता है जिसे सामने वही डार्क एंजल दिखाई देता है जिससे कि डर के मारे वो जाग गया था और शॉकिंगली उसको अपने सामने
में वही लाश दिखाई देती है क्योंकि उसके सामने खड़ी हुई थी। वो उसे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, खुश हो गया था, लेकिन ये खुशी जो थी ना वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी क्योंकि उसे बस जिंदा करना था, ये उसने सोचा था। आगे क्या करना है उसको कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट उसके ख्याल ही खत्म हो गए थे कि आगे वो क्या करे। और शुरू में इस लाश के अंदर कोई इमोशन नहीं है, सोच और समझ नहीं है, तो वो गलतियां करता है, खुद को हर्ट कर लेता है, हालांकि हील भी हो जाता है। तरफ वो धीरे धीरे खुद से चीजें सोचने समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्टर उसके गुस्से को नोटिस करता है तो उसको वो बांध कर रखता है। अब एक दिन एलिजाबेथ और विलियम यहाँ पर आते हैं और एलिजाबेथ उस लाश को देखती है और इसी चमत्कार को वो ढूंढ रही थी जिसके साथ वो थोड़ा समय बिताती है और उसे समझने की कोशिश करती है। अब इस लाश का सीन कुछ ऐसा है कि वो सामने वाले को एमिट करता है और एलिजाबेथ अच्छे से बिहेव कर रही थी तो वो उसके साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। अब वो उसे बोलना सिखाती है तो वो एक शब्द बोलता है जो कि है एलिजाबेथ और दूसरा वो पहले से सीख चुका था जो कि है विक्टर। अब एक रात विक्टर एलिजाबेथ से बात करता है कि ये लाश, ये चीज किसी काम की नहीं है। इस पर वो कहती है कि वो चीज नहीं है और अब उसमें जान है और वो इंसानों से ज्यादा पवित्र है। ये बात सुनकर विक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो उस लाश को पीटने लगता है, लेकिन अब तक वो लाश गुस्सा करने लगती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। आप यहाँ पर नोटिस करो कि विक्टर जो था बिल्कुल अपने बाप जैसा बिहेव कर रहा था। खैर अगले दिन विक्टर विलियम को हार्लैंडर की मौत का सच बताता है और उसे एलिजाबेथ के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए बोलता है। अब विलियम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाता है और विक्टर पूरे टावर को जलाने लगता है ताकि वो लाश भी नष्ट हो जाए, लेकिन ये जो लाश होती है ना उसको बुलाने लगती है जिससे कि विक्टर का मन बदल जाता है। वो वापस टावर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पूरा टावर ब्लास्ट हो गया था और इसी में विक्टर ने अपना पैर खोया था। यानी कि आपको याद होगा शुरुआत में उसका पैर नकली था तो उसका रीजन यही था। खैर अब तक एलिजाबेथ दी विलियम को मनाकर वापस लौट आई थी, लेकिन पूरा टावर ही ब्लास्ट हो चुका था तो कुछ भी नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, वो मॉन्स्टर शिप पर आ जाता है जो कि सीधा एंडरसन के कैबिन में आ गया था और उससे कहता है कि उसने विक्टर की कहानी तो सुन ली, लेकिन अब उसे मॉन्स्टर की शायद ही कहानी सुननी होगी। और अब यहाँ पर शुरुआत होती है उस लाश की कहानी की, उस मॉन्स्टर, उस क्रीचर की कहानी की जिसका नाम है द क्रीचर्स टेल। तो विक्टर तो अब टावर के अंदर आग लगा चुका था, ब्लास्ट भी हो गया था जिसके अंदर वो क्रीचर जलने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर इतनी समझ आ गई थी कि उसे खुद को बचाना है, यानी कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गया था। अब वो अपनी बेरियां तोड़ने की कोशिश करता है और पूरा जोर लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। वो अभी तक बेसमेंट में बंधा हुआ था जिससे एक नाला निकलकर समुद्र में जा रहा था, तो वो उस नाले में कूद जाता है। वो टावर से बाहर आ गया था, पानी में गिर चुका था तो वो बच जाता है और अब वो आगे जाता है। आगे वो जंग के मैदान में मरे हुए सोल्जर्स के कंकाल देखता है, उनके कपड़े देखता है जिन्हें वो उठाकर पहन लेता है और उसने कपड़े पहने क्योंकि दूसरे इंसानों को कपड़े पहने उसने देखा था। अब वो आगे जाकर जानवरों को देखता है और वो उसे परेशान नहीं करते, तो वो ना उन्हें परेशान करता है ना ही उनसे डरता है। कर वो फल तोड़कर खाता है क्योंकि उसके पास एक शरीर था और उसे ताकत की जरूरत फील हो रही थी। इसी बीच कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिनसे डरकर वो भागता है और एक बस्ती में छिप जाता है। खैर अब वो एक शेड में छिप गया था जहाँ से वो बाहरी लोगों को देखता है। खैर अब ये शहर जो होता है वो अबैंडन था, तो यहाँ पर रहकर वो बाहर के लोगों को देखकर कई चीजें सीखता है, जानता है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, वो शब्दों को जानने लगता है, किसको क्या कहा जाता है, ये सब सीखने लगता है वो। अब धीरे धीरे इन लोगों के बीच रहकर वो काफी कुछ सीख गया था। अब यहाँ पर वो ओल्ड मैन को देखता है जो कि एक बच्ची को पढ़ाया करता था और बच्चे के साथ साथ ये क्रीचर भी सीख रहा था। खैर अब ऐसे ही वो यहाँ पर रहकर उन लोगों की तरह रहने लगता है। वो छुप कर रहता था, लेकिन रात में छुप कर उनकी मदद करने की चीजें भी करता। कभी कोई मरम्मत कर दिया करता तो कभी कपड़े साफ कर देता, कभी कोई चीज ला कर देता तो कभी कुछ और ये सब बिना किसी के सामने आए वो कर रहा था। अब एक दिन बस्ती पर भेड़िए हमला कर देते हैं जो कि यहाँ की भीड़ों को खाने लगते हैं, लेकिन इंसान उनको मार डालते हैं, डराकर भगा देते हैं और इससे वो जीवन को और समझा कि भेड़िए भेड़ों के दुश्मन नहीं है, इंसान भेड़ियों के दुश्मन नहीं है, लेकिन नियत है। और अगर किसी को जीना है तो किसी का मरना जरूरी है और उसको कहा जाता है सर्वाइवल, जिसके चलते वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी सीख गया था। अब एक रात वो ओल्ड मैन के सामने जाने की हिम्मत जुटा लेता है, लेकिन ये ओल्ड मैन तो अंधा था और वो उस क्रीचर से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो उसके अंदर की काइंडनेस को फाइंड आउट करता है और वो अभी बोल भी नहीं पाता, ये भी वो ओल्ड मैन नोटिस करता है और उससे कहता है कि वो उसका दोस्त बनेगा। अब वो क्रीचर काफी डर रहा था, लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि वो डरे नहीं बल्कि खुश होकर रहे और यह एहसास क्रीचर को एक नई फीलिंग, एक नया इमोशन देता है। अब वो शरीर से जाग गया था और अब वो चेतना से जागने लगता है। ओल्ड मैन उसको कहानियां सुनाता है, पढ़ने के लिए बोलता है, जीवन के बारे में बताता है और ऐसे ही वो क्रीचर बोलना सीखा, इंसानों को जानना सीखा। उसके मन में जिज्ञासा भी हुई कि आखिरकार वो है कौन। उसके पास कोई याद नहीं थी, बस कुछ चीजें थी, टुकड़े थे याद के नाम पर, जिसके अंदर वो अलग अलग कटे पटे लोगों को देखता है।
और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको ऐसे ही बॉडी पार्ट से बनाया गया था। खैर वो आग और पानी को देखता है और अपने पैरों के नीचे बस रेत को देखता है। वो वापस टावर जाता है जहाँ पर वो अपने बारे में जानने गया था और उसको सच पता चल जाता है कि वो बस एक मौत का रूप है और वो इससे दुखी होकर वापस लौट आता है। अब इस क्रीचर को टावर से विक्टर का पता जरूर मिल गया था। अब वो वापस आता है तो देखता है कि ओल्ड मैन अकेला था जिस पर भेड़ी हमला कर देते हैं जिनको क्रीचर मार डालता है। लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति काफी घायल हो चुका था जो कि अब खत्म होने लगता है। अपने आखिरी पलों में वो दोनों बात करते हैं और क्रीचर कहता है कि वो कुछ नहीं बस अलग अलग लाशों से जुड़ा हुआ एक कचरे का ढेर है। इस पर ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और उस ओल्ड मैन का दोस्त है जिसके साथ ही वो ओल्ड मैन अपना दम तोड़ देता है। पहली बार क्रीचर को कोई अपना मिला था लेकिन अब वो जा चुका था। इसी बीच बस्ती के बाकी लोग वहाँ पर आते हैं जो कि उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर ही हमला कर देते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को उसने मारा होगा। खैर अब यहाँ पर ये क्रीचर मरने लगता है लेकिन काफी देर बाद वो जाग उठता है। इसके मन में अब एक दुख और गुस्सा था। साथ ही साथ वो विक्टर को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको एक साथी दे दे और कुछ उसको नहीं चाहिए। फिलहाल विक्टर विलियम के साथ रह रहा होता है और उसको डार्क एंजल के नाइटमेयर्स आने लगते हैं जो कि अब उसे मौत के रूप में दिखाई दे रहे थे क्योंकि विक्टर के अनुसार उसने मौत को ही जन्म दिया था और मौत को ही बनाया था। विलियम उसे संभालता है और अब उसकी और एलिजाबेथ की शादी का दिन आ गया था। अब एक आखिरी बार विक्टर एलिजाबेथ से बात करने जाता है लेकिन वो उसके अंदर के कोर को जानता था। वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो कभी अपने अलावा किसी और का नहीं सोच सकता। खैर अब वो उसके करीब आता है तो वो उसको थप्पड़ मारकर भगा देती है। अब वो गुस्से में अपने रूम में आता है जहाँ पर वो क्रीचर पहुंच चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। वो विक्टर से कहता है कि वो उसके लिए एक साथी बनाए लेकिन अपने घमंड और गुस्से में विक्टर ये कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाएगा। क्रीचर कहता है कि वो मर नहीं सकता और अकेले रहना दुख से भरा होता है तो उसे कोई तो साथी चाहिए। लेकिन विक्टर कहता है कि साथी के साथ क्या होगा, वो दोनों साथ में बच्चा पैदा करेंगे, शादी करेंगे, मॉन्स्टर की फौज बना देंगे। जिसको सुनकर उसे काफी दुख होता है। वो विक्टर पर हमला करने आता है और हमले की आवाज सुनकर एलिजाबेथ वहाँ पर आती है जो कि उस क्रीचर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसको चाहती है क्योंकि ये एक प्योर ह्यूमन बीइंग था। अब विक्टर क्रीचर को शूट करता है जिसे बचाने एलिजाबेथ बीच में आ जाती है जिससे कि उसे गोली लग गई थी। अब तक विलियम और बाकी कुछ लोग रूम में आते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं लेकिन क्रीचर उनको पीट देता है। एलिजाबेथ इस क्रीचर से कहती है कि वो उसे साथ ले जाए तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और विक्टर देखता है कि विलियम मर रहा था। अब विलियम अपने भाई से आखिरी बार बात करता है और कहता है कि उसे हमेशा विक्टर से डर लगता था, उसके गुस्से से, पागलपन से, और असली मॉन्स्टर यहाँ पर ये क्रीचर नहीं बल्कि विक्टर खुद है जैसा कि उनके पिता थे। अब यहाँ पर क्रीचर एलिजाबेथ को लेकर एक गुफा में आता है जहाँ पर एलिजाबेथ मरने से पहले उससे कहती है कि वो जिंदगी भर उसकी तलाश में थी, यानी कि एक ऐसी चीज थी जिसे वो बयां नहीं कर सकती थी और आज वो उसके सामने है। असली प्यार यही था उसके लिए और आज वो उसे मिल चुका है जिसकी बाहों में वो अपना दम तोड़ रही है। वो मारी जाती है और अब विक्टर वहां पर आता है जो कि क्रीचर को मारने लगता है लेकिन क्रीचर ये कहता है कि वो उसे नहीं मार पाएगा। खैर वो उसे जिंदगी का एक मकसद देता है कि वो उसे मार दे इससे पहले कि विक्टर उसके हाथों मारा जाए। अब यहाँ से एक दौड़ शुरू होती है जिसमें विक्टर उस क्रीचर से बच रहा था और वो क्रीचर उसे मारने के इरादे से उसके सामने आता रहता है। ऐसे ही वो दोनों शिप के पास आए थे और यहाँ भी विक्टर उसे मारने में नाकामयाब रहा। अब कहानी शिप पर आ चुकी थी और फाइनली विक्टर क्रीचर से माफी मांगता है और वो क्रीचर के सर पर हाथ रखकर उसे अपना बेटा बुलाता है और क्रीचर ने सबसे बड़ा लेसन सीखा था उस ओल्ड मैन से कि हमें माफ करना चाहिए। आज ये क्रीचर विक्टर को माफ कर देता है और विक्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था जो कि फाइनली मान चुका है कि वो मॉन्स्टर था जिसने कि एक इंसान बनाया था। खैर विक्टर मारा जाता है और ये क्रीचर यहाँ से जाने लगता है जो कि खुद भी जानता है कि उसे जीना होगा और विक्टर ने भी कहा था कि यहाँ से उसे जीना सीखना होगा। उसके पास मकसद नहीं है लेकिन उसकी जिंदगी का अब एक मकसद था। खैर अब ये क्रीचर शिप से नीचे आता है और अब तक जो लोग उससे डर रहे थे वो उसे रहम की नजर से, काइंडनेस की नजर से देखते हैं। वो शिप के पीछे आकर पानी में फंसी हुई शिप को धकेल कर सी तक भेज देता है ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक जा सकें, यानी कि अपने मिशन को पूरा करने। अब एंडरसन को पहले अपने मिशन पर जाना था लेकिन अब उसके पास एक मकसद था कि अच्छाई करनी है तो वो सबके साथ घर लौट जाने का फैसला करता है ताकि सब सुरक्षित रहें। और अब ये क्रीचर भी अपने नए मकसद के साथ दुनिया के अंदर खोकर इस दुनिया को फिर से पाने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म की कहानी जो कि लेटेस्ट मूवी अभी रिलीज हुई है। ये 1818 में आई नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर बेस्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिलर्मो डेल टोरो की तरफ से काफी बेहतरीन हॉरर थ्रिलर गॉथिक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसके अंदर वो काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो विक्टर था वो बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया था लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक, यानी कि उससे भी 5 स्टेप आगे चला गया था। आई बिलीव कि यहाँ पर जो उसके पिता खुद करना चाहते थे उसके अंदर विक्टर ने ये सब किया।
बेसिकली विक्टर बहुत ही रूथलेस इंसान था, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था किसी चीज का, यानी कि ना उसके पास हार्ट था ना ही कुछ था। और स्टार्टिंग में ये बात कही भी गई थी कि हार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली यही चीज मिसिंग थी विक्टर के अंदर। और एंड में उसको समझ में आ गया था कि जब वो जाएगा तभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर यानी कि क्रीचर जो है वो इंसान बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर असली मॉन्स्टर जो था ना वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर खुद था। जबकि यहाँ पर इस क्रीचर ने असल मॉन्स्टर वाला कोई भी काम कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो क्रीचर था वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा था, जिसको कुछ भी पता नहीं था, उसने सब कुछ स्टार्टिंग से सीखा। ये जो मूवी है हमको सोचने पर मजबूर करती है कि असली मॉन्स्टर है कौन। और इस मूवी की सबसे सुंदर बात यह है कि जो कोई भी इस फिल्म को देखेगा वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या फिर अपने अपने नजरिए के हिसाब से इस मूवी का मीनिंग समझ सकता है। अब देखो ये जो मूवी है ना, इसके अंदर 4 मेन पिलर्स है जो कि दर्शाए गए हैं। सबसे पहला है एम्बिशन, हेब्रेस और प्लेइंग गॉड। जैसे कि यहाँ पर जो विक्टर था वो भगवान का रूप प्ले करना चाहता था कि वो किसी को भी जिंदा कर देगा। सेकंड है क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबैंडनमेंट, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बनाते हो तो आपके कंधों पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने किसी को जिंदगी दी है। लेकिन यहाँ पर ये जो विक्टर था उसे मॉन्स्टर की तरफ से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी थी, उसको अबैंडन कर दिया था, उसको जलाने तक की भी कोशिश करी। तीसरी चीज है यहाँ पर एम्पैथी, लोनलीनेस और यहाँ पर इंसान होना क्या होता है। आपने देखा होगा कि मॉन्स्टर जो था उसने सीखा कि इंसान बनना किसे कहते हैं, जबकि आप नोटिस करो विक्टर इंसान होते हुए भी उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं थी, जबकि जो क्रीचर था यानी कि मॉन्स्टर था उसके अंदर इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत थी। और यहाँ पर गेमर और डल्टरों ने ये भी दिखाने की कोशिश करी हुई है कि यहाँ पर आजकल लोग दूसरों के पीओवी को बिल्कुल नहीं देखते, खाली अपनी अपनी सोचते हैं। यानी कि हमको दूसरों की भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर विलियम था, उसको अपना भाई पसंद नहीं था कि वो बहुत खतरनाक था अपने पिता जैसा, लेकिन ये बात कभी विक्टर ने नहीं समझी। बात रही एलिजाबेथ की, तो उसकी क्या फीलिंग्स थी उसकी भी कदर किसी ने नहीं करी थी, ना ही उसके पिता ने। और चौथी चीज आती है फॉरगिवनेस करना, हीलिंग और रीडेफिनेशन ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटी, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि रियल मॉन्स्टर कौन था। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर था वो मॉन्स्टर होके भी इंसानों से ज्यादा इंसान था। और ये जो मूवी है ना वो आज की सच्चाई को दिखाती है, आज की हमारी जितनी भी चीजें चल रही हैं उनको दर्शाने की कोशिश करती है कि इंसानों के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी मूवी इसका थीम अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।